So hey everyone, it's me Alina and I welcome you all to my YouTube channel. So today I was preparing for my Hindi pre-board exam which is on 18th of December. I was watching lectures of next toppers in order to complete my syllabus because the chapters are very long and we can't read it in such a short period of time. So by watching one shot lectures, I was just completing all the chapters in detail. And I will advise you all, if you have a short period of time and you need to complete your vast syllabus, then you may watch the one shot lectures of any YouTuber. It will help you to understand all the concepts and details of the chapter. एंड रियली द वे शी वॉज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर मुझे हिंदी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा था स्टोरी के फॉर्मेट में. सो आप भी इन मैम को फॉलो कर सकते हो इफ यू. सो लेट मी टेल यू ऑल, मैंने हिंदी बी के लिए ऑप्ट किया है और यहाँ पर हमको 2 बुक्स मिलती है. एक हमारी संचयन है और दूसरी हमारी स्पर्श है. जो हमारी संचयन वाली बुक है उसमें 3 चैप्टर्स थे, तो मैंने वो सारे के सारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए. और अगर आपके पास कोर्स भी है तो आपको पता होगा कि एक ही चैप्टर कितना लंबा है. हम लाइक लिटरली 1 चैप्टर इज ऑफ 15 to 16 पेजेस. तो संचयन वाली बुक फिनिश करने के बाद मैं कविता कर रही थी. जितने भी पोएम्स है आपको पता ही होगा उनके मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है उनके लिटरल मीनिंग से. तो इसलिए मैं मैम से समझकर जो पोएम का रियल वाला मीनिंग है वो मैं बुक में ही नोट डाउन कर रही थी ताकि ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जाम मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. और अगर हम लोग पोएम के जो मीनिंग है वो समझ ले तो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने अपने सारे पोएम्स कंप्लीट कर लिए और मैं फिर मैग्नेट ब्रेन से एक चैप्टर कर रही थी क्योंकि ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा था. ये एक बेसिकली एक मूवी के ऊपर ही चैप्टर लिखा गया है, तीसरी कसम के शिल्पकार. तो मैं वही मैम से कंप्लीट कर रही थी. अगर आपको भी कोई चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी किसी भी यूट्यूब में टीचर से इस चैप्टर को समझ सकते हो और फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया था और आप लोगों को मैं टाइम बता देती हूँ. अभी हो रहे थे 5:08. फिर मैंने व्याकरण करना स्टार्ट किया, दैट इज ग्रामर. और आप लोगों को पता ही होगा, कोर्स ए का तो पता नहीं, कोर्स बी का पता है कि अभी जो हमारे ग्रामर वाले सेक्शन में आगे एमसीक्यू आते थे तो हमारा जो काम होता था वो बहुत ईजिली हो जाता था. लेकिन अभी जो है हमको खुद आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए हमको ग्रामर का हर एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए. तो इसलिए मैं बुक रीडिंग कर रही थी. फिर ग्रामर करने के बाद मैं सो गई थी. और ये जो क्लिप है ये दूसरे वाले दिन की है. सो दूसरे वाले दिन मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, बैक एक्सरसाइजेस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स रिवाइज कर रही थी ताकि मैं एग्जामिनेशन हॉल में अपने खुद के आंसर्स फ्रेम कर कर लिख पाऊँ और मुझे कोई डिफिकल्टी ना हो. एंड ऑल्सो लेट मी नो वन थिंग कि आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है अभी तक हिंदी. सो लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारे कोर्स बी में एक चैप्टर है, बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी. ये है तातारा वामिरो कथा. तो जब मैम इसको एक्सप्लेन कर रही थी तो भले ही बच्चों को हिंदी अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जब ये स्टोरी मैम ने एक्सप्लेन की ना, सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं. लेकिन जो क्लाइमैक्स था वो सबसे ज्यादा दर्दनाक था. आप चाहो तो इस स्टोरी को पढ़ सकते हो अपने फ्री टाइम. और यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर देख सकते हो मैं एक रफ शीट में जो भी स्पेलिंग्स है वो लिखती हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक से मेरे मार्क्स हमेशा डिडक्ट हो जाते हैं, वो ना हो. अगर आपको भी अपनी वर्तनी में सुधार लाना है तो आप भी ये मेथड फॉलो कर सकते हो कि एक रफ शीट में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो. छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा हो, तो आपका वो करेक्ट हो जाए. जो हमारे हिंदी के टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे मार्क्स सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए डिडक्ट करते हैं. तो अगर हम लोग अपनी वर्तनी में सुधार लाए और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. हमें हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि मानो या ना मानो हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को हल्के में ले लेते हैं और इसलिए फिर हमारे मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं. हम लोग इसको एंड के लिए छोड़ देते हैं, फिर बाद में ये अच्छे से हो ही नहीं पाता है. फिर मैं पोएम्स की सप्रसंग वाक्या पढ़ रही थी ताकि मुझे और ज्यादा डीप में क्लैरिटी मिल जाए. यहाँ पर मैं आत्मत्राण पढ़ रही थी और फिर मैंने अपनी हिंदी वाली जो मेरी स्कूल की नोटबुक है वहां से मैंने क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लिए. ऑल्सो लेट मी नो
वन थिंग कि आप हिंदी कौन से मेथड से पढ़ते हो, यानी आपको हिंदी कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। और एक और बात, हमेशा कोशिश करना कि आप जो है ना थोड़े टफ थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अगर आप ज़्यादा सिंपल लिखोगे ना तो भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये मैंने अपने स्कूल में तो देखा है, आपके स्कूल का पता नहीं मुझे, मेरे स्कूल में तो होता है। और जो भी रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फॉर्मेट के भी अलग से मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आती है तो उसमें भी आपको 1 या 1.5 मार्क्स तो श्योर मिल ही जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मेट अच्छे से पढ़कर जाना। तो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर ये पोएम भी फिनिश हो गया था और मैं अभी नेक्स्ट पोएम करूंगी। सो पोएम्स रिवाइज करते करते मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था बीच में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्या है। बेसिकली मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी ओसवाल से, जो कि मुझे आज रिसीव हुई थी। तो ये मैंने मंगवाई थी 45 डेज की लास्ट मिनट प्रिपरेशन, और ये है एग्जाम रिहर्सल। जो एग्जाम रिहर्सल वाली बुक्स है वो आपको 4 सब्जेक्ट्स में मिल जाएगी। आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसमें आपको 2 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि एकदम बोर्ड वाले पैटर्न के होते हैं, और साथ ही आपको आंसर स्क्रिप्ट्स भी मिल जाएगी OMR शीट के साथ, जो आपकी बोर्ड के लिए प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप लोगों को SST के टिप्स चाहिए क्योंकि आपको उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो SST का एग्जाम मेरा नेक्स्ट एग्जाम होगा, यानी हिंदी के बाद वाला एग्जाम, तो मैं उसकी भी ऐसी प्रिपरेशन वाली ब्लॉग डाल दूंगी। आई होप कि वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। आप उसमें देख सकते हो कि मैं SST के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ। और हाँ, कमेंट्स में बता देना कि जो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस है वो कौन से टॉपिक में चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं वो भी बना दूंगी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि 21 दिसंबर को मेरे प्री बोर्ड्स 2 पूरे खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी। तब मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करूंगी, तो आप भी उनको देखकर मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हमें हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते रहते हैं, जो कि है मैथ्स, साइंस और SST, और बाद में हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और एडिशनल सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी ओवरऑल परसेंटेज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि मेरे साथ हुआ था मेरे हाफ ईयरली और मेरे प्री बोर्ड के 1 में। इसलिए पूरे दिन में 1 या आधा घंटा आप ऐसे सब्जेक्ट्स को भी दो जिससे आपकी परसेंटेज में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और आपकी अच्छी परसेंटेज आए। और हाँ, चैप्टर्स के अच्छे से डीप रीडिंग करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ लेता है। तो उस समय में यदि आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा या डीप रीडिंग नहीं की है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाओगे, तो आप लिखोगे ही क्या। तो इसलिए अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ लेना। एंड ऑल्सो जब आप लोग आंसर्स लिखोगे ना तो उसको वर्ड लिमिट तक ही रहने देना। अगर वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश का कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना प्रेफर करते हो। मैंने अपने प्री बोर्ड के रिजल्ट रिवील वाले वीडियो में बोल दिया था कि मैं तो अपना पेपर हमेशा ग्रामर वाले सेक्शन से शुरू करती हूँ, क्योंकि उससे शुरू करने से मुझ में एक कॉन्फिडेंस आता है जिसके साथ मैं आगे आने वाले लिटरेचर पोर्शन को भी इजीली कर पाती हूँ। और हाँ, जो आपके क्रिएटिव राइटिंग वाले पार्ट्स होते हैं उसमें जो हमारा विज्ञापन लेखन और जो हमारा सूचना लेखन है उनको बॉक्स में लिखना मत भूलना, क्योंकि उसके वजह से भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं एग्जाम में। और हाँ, जो लेटर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइन रट लेना, ताकि अच्छे अच्छे शब्द लिखो, जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स दे दे आपको। ये जो टिप है ये बहुत हिंदी और इंग्लिश के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में एडिटर वाला लेटर लिखते हो, सो यू नीड टू राइट द स्टार्टिंग लाइक थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो ऐसे लिखने से थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आंसर रीड कर रहे हो, सो मेक श्योर यू हैव अ पेंसिल इन योर हैंड, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज दैट आप फिंगर लगा लगा कर उस चीज को रीड कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है और हम पूरी फोकस के साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं ये टिप दे तो रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही गलत क्वेश्चन पढ़कर गलत आंसर लिख देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो क्वेश्चन है वो आता तो है, लेकिन मैं गलत आंसर लिखकर अपने मार्क्स गवा देती हूँ। ओके, एनीवेज, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
सो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर कर हम अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और एग्जाम में एस कर कर अपने स्कोर को एनहेंस कर सकते हैं। मैं बैक एक्सरसाइजेस के आंसर तो रिवाइज कर ही रही थी, साथ में ये जो बुक है इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे तो मैं उसको भी रिवाइज कर रही थी ताकि मुझे अच्छे अच्छे शब्द मिले जो कि मैं आंसर्स में लिख पाऊँ। आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए इंटरनेट वेबसाइट से या किसी भी एक्स्ट्रा बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने चाहिए ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, वरना खाली बुक के पीछे के पढ़कर आपका काम नहीं बनेगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ो ताकि आप अच्छे से आंसर को लिख पाओ। और जो रचनात्मक लेखन होते हैं उसके भी एग्जाम्पल्स रीड कर कर जाना, क्योंकि जैसे बुक में लिखा रहता है अगर आप वैसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आप वीडियो में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय।